Hello friends, this is Sudhanshu Ranjan. Once again I have come along with some of the important concepts of physics of class 11. In last video lecture we had started the numericals related with the frictional force. और आज के लेक्चर में भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट्स के बारे में फिर से डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी बेसिक में कंफ्यूजन है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट को बेसिक में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आई एश्योर यू कि अगर आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है तो आप फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, किसी दूसरे के हेल्प की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। सो मैं सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बेसिक एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज एक बार और पढ़ने का कोशिश करें। यह जरूरी नहीं कि हम इंटेलिजेंट है या कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो उस पॉइंट को एक बार में ही समझ लेगा, और ये अच्छी बात है कि एक बार में समझ में नहीं आ रही है। जब आप बार बार पढ़ते हो तो आपका जो बेसिक होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप एक बार पढ़ते हो और समझ लेते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप छोड़ देते हो। जब आप बार बार कोई भी चीज पढ़ते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, बेसिक का प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जबकि हमें बेसिक का प्रैक्टिस करना चाहिए। बेसिक अगर हम बार बार पढ़ते हैं तो हमारा बेसिक बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। जब हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाता है तो किसी भी तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस वन। इसलिए इस लेक्चर में भी मैं थोड़ा सा बेसिक पे ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूं। तो हमें मालूम है कि मान लिया जाए हमारे पास एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा हुआ है। अगर ये सरफेस पे रखा हुआ है मतलब दोनों के बीच में एक कांटेक्ट सरफेस है, और जब भी कांटेक्ट सरफेस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। जब भी कांटेक्ट सरफेस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। वेरी गुड। अगर मैंने इस बॉडी पे अप्लाइड फोर्स इधर दिया है, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैंने बॉडी पे अप्लाइड फोर्स इधर दिया है तो फ्रिक्शन क्या चाहती है? फ्रिक्शन ये चाहती है कि ये जो सरफेस एक साथ था वो सरफेस हमेशा एक साथ रहे। तो इसलिए अगर आपने अप्लाइड फोर्स इधर दिया है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स दोगे ये सरफेस आगे की ओर जाना चाहेगी, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स बोलेगा कि नहीं, ये सरफेस आगे नहीं जा सकती, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि ये सरफेस आगे ना जाए। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो अगर मान लिया जाए अप्लाइड फोर्स आपने इधर दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। जस्ट रिमेंबर दैट। हैव यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन अगर मान लिया जाए आपने इसी ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स इधर से दिया है, अप्लाइड फोर्स इधर से दिया है, इसका मतलब ये ब्लॉक इधर जाना चाहती है, इसका सरफेस इधर जाना चाहता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या चाहेगा कि ये सरफेस इधर ना जाए, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। लेकिन हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स किसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। वेरी गुड। मैंने इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया था कि मान लिया जाए हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे अगर मैंने इधर 5 न्यूटन का फोर्स दिया है और इसकी वेलोसिटी 0 है। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने इधर 5 न्यूटन का फोर्स दिया है तो इस ब्लॉक को चलना चाहिए। इसकी वेलोसिटी 0 कैसे हो गई? इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इसका यह मतलब है कि अगर आपने इधर 5 न्यूटन का फोर्स दिया है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, तभी एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है और नेट फोर्स 0 हो जा रही है, तभी इसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है। अदरवाइज इसकी वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होगी। जस्ट रिमेंबर दैट। मैंने यहां पर बोला कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर से दिया है उसके बावजूद अगर इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका यह मतलब है इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा।
अब पॉइंट यह है, क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 से ज्यादा फोर्स लगता तो बॉडी इधर चली जाती, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो हम लोग यहां क्या देख सकते हैं कि जब बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब उस पे दोनों डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहे होंगे। जस्ट रिमेंबर दिस वन। तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स में यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, मैं यहां की बात कर रहा हूं, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं। मैंने मान लिया जाए, पहले मैंने अप्लाइड फोर्स दिया, वो 5 न्यूटन दिया। कितना दिया? 5 न्यूटन दिया, और उसके बावजूद इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। अगर आपने अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन दिया और उसके बावजूद इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब है इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई तो फोर्स लग रहा होगा, लेकिन हमें मालूम है कि सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स यहां नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो का मतलब दोनों डायरेक्शन में फोर्स सेम लगने चाहिए। तो यहां पर अगर मैंने 5 न्यूटन दिया है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना फोर्स लगाएगा? 5 न्यूटन। क्लियर है? तभी यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। मान लिया जाए मैंने फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिया। अप्लाइड फोर्स को बढ़ाकर मैंने यहां पर 12 न्यूटन कर दिया। कितना कर दिया? 12 न्यूटन। और इसके बावजूद हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी जीरो है। उसके बावजूद इसकी वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कौन फोर्स लगाएगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स फिर से 12 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है? फिर से अगर मैंने अप्लाइड फोर्स को 20 न्यूटन दिया है, अगर अप्लाइड फोर्स हमारा 20 न्यूटन है, उसके बावजूद इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फिर से फ्रिक्शन कितना फोर्स लगा रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में फिर से फ्रिक्शन 20 न्यूटन लगा रहा होगा। इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर आप देखना कि अगर अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स 12 न्यूटन है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रही है। लेकिन हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा दिया, जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा दिया, ये बॉडी मूव करने लगी। जैसे ही अप्लाइड फोर्स हमने 20 न्यूटन से ज्यादा दिया, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन 20 न्यूटन, तो देखा ये बॉडी चलने लगी। जब ये चलने लगी तब यहां पे जो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जस्ट रिमेंबर दैट। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? काइनेटिक। क्योंकि जैसे ही आपने 20 न्यूटन से ज्यादा दिया तो बॉडी मोशन में आ गई, और बॉडी जब मोशन में आती है तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। जस्ट रिमेंबर दैट। और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा होता है। ठीक है, बस मैं यहां पर बोल रहा हूं जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। कब? जब बॉडी मूव करने लगेगी। लेकिन हमने देखा बॉडी कब मूव कर रही है? जब हमने 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स दिया तब बॉडी मूव कर रही है। लेकिन 20 न्यूटन तक बॉडी मूव नहीं कर रही थी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे मैक्सिमम कितना अवेलेबल है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन तक अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन लग सकता है। लेकिन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था यहां से यहां तक, आपने अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन दिया, फ्रिक्शनल फोर्स 5 हो गई। अप्लाइड फोर्स 12 दिया, फ्रिक्शनल फोर्स 12 हो गई। अप्लाइड फोर्स 20 दिया, फ्रिक्शनल फोर्स 20 हो गई। इस वक्त तक हमने देखा था इसकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो है मतलब स्टेशनरी है, और जब स्टेशनरी होता है उस वक्त पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो ये सारे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। लेकिन हमने देखा कि 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स के बाद बॉडी मूव करने लगी। तो जिस फ्रिक्शनल फोर्स के बाद बॉडी मूव करने लगती है उसे हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं।
तो हम यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, तो 20 न्यूटन। और इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है यहां पे कि अगर बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो हमने देखा, मान लिया जाए एक बड़ा सा बॉक्स हमारे सामने है और मैं उसे धक्का दे रहा हूं। जब आप उसे धक्का देते हो तो आप देखते हो कुछ फोर्स लगाते हो तो मूव नहीं करती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लग रहा है, तभी तो मूव नहीं कर रही है। लेकिन मान लिया जाए मैंने उस पे 50 न्यूटन दिया, अभी भी बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने 50 न्यूटन से ज्यादा दिया तो बॉडी मूव करने लगी। जैसे ही बॉडी मूव करने लगी, इसका मतलब है कि बॉडी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना अप्लाई कर सकता है, 50 न्यूटन, क्योंकि उसके बाद वो रोक ही नहीं पा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन होगा। उस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। लेकिन जैसे ही बॉडी मूव करने लगे, जैसे ही बॉडी मूव करने लगे, उस वक्त पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा होता है। जस्ट रिमेंबर दैट, प्रैक्टिकली छोटा होता है। लेकिन अगर काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट अलग से नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट सेम है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट सेम है, इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स विल आल्सो बी इक्वल। क्लियर है? अब इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। इस पॉइंट के हेल्प से आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिए, आज के जो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक ब्लॉक है, मान लिया जाए पीछे ब्लॉक रखी हुई बड़ी सी ब्लॉक, उसमें हमने रस्सी बांधा और रस्सी बांधकर हम लोग ऐसे आगे की ओर चल रहे हैं, मतलब उसको खींच रहे हैं आगे की ओर। क्लियर है? खींचना मतलब पुलिंग। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो एक इंसान है यहां पे, एक इंसान है ना, एक इंसान इसको आगे की ओर खींच रहा है। क्लियर है? इस ब्लॉक को आगे की ओर खींच रहा है, ये आगे की ओर मूव कर रहा है और इस ब्लॉक को आगे की ओर खींच रहा है। तो हमने क्या देखा, ये इंसान इसको खींच रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे पुलिंग। इसको क्या बोलेंगे? पुलिंग। अब ध्यान से देखें, अब दूसरा इंसान यहां पे दूसरा इंसान इसको ऐसे धक्का दे रहा है, मतलब पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो यहां पर हम लोग इसको बोलेंगे पुशिंग। मतलब ये यहां पे ऐसे फोर्स दे रहा होगा और यहां पे ऐसे फोर्स दे रहा होगा। जस्ट रिमेंबर दैट, ये ऐसे फोर्स दे रहा है और ये ऐसे फोर्स दे रहा है। तो जब आप इस तरीके से ले जा रहे हो, इसको हम लोग पुलिंग कहेंगे, और इस तरीके से जब आप धक्का दे रहे हो तो इसे हम पुशिंग कहेंगे। क्लियर है? अब यहां पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हो तो आसानी से मूव कर सकते हो, लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स देते हो, पुश करते हो, तो उसे आसानी से आप मूव नहीं कर सकते। जस्ट रिमेंबर दैट। मान लिया जाए खींचते वक्त आपने 50 न्यूटन दिया और धक्का देते समय भी उसी ब्लॉक को आपने 50 न्यूटन दिया, तो आप जब खींचते हो तो आसानी से खींच लेते हो, लेकिन धक्का देते समय आप उसको धक्का देकर अगर मूव कराना चाहते हो तो आप आसानी से मूव नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला एक को हम लोग खींच रहे हैं और दूसरे को धक्का दे रहे हैं। एक को खींच रहे हैं मतलब पुलिंग और दूसरे को धक्का दे रहे हैं मतलब पुशिंग। तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि पुलिंग जो होता है आसान होता है एज कंपेयर टू पुशिंग। तो क्वेश्चन है व्हाई इज पुलिंग इजियर देन पुशिंग। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे अभी, है ना। इसको हम लोग क्वेश्चन के तौर पे लेने वाले हैं। व्हाई इज पुलिंग इजियर देन पुशिंग। क्लियर है? इसको समझने के लिए हम लोग दो न्यूमेरिकल लेंगे।
तो आज का जो पहला न्यूमेरिकल है ये है, मान लिया जाए एक ब्लॉक यहां पे, एक ब्लॉक यहां पे है और इस ब्लॉक पे हमने ऐसे फोर्स दिया। जब आप ऐसे फोर्स दे रहे हो इसका मतलब क्या है? पुलिंग, आप खींच रहे हो। क्लियर है? जब आपने ऐसे फोर्स दिया और मान लो ये फोर्स आपने दिया 50 न्यूटन। कितना दिया आपने? 50 न्यूटन दिया और जो ये एंगल है वो है 37 डिग्री। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये एंगल हमारा है 37 डिग्री। मैं इसे रब कर देता हूं। ये एंगल 37 डिग्री और मैंने बोला ये जो मास है ये 5 केजी का। ये मास कितने केजी का है? 5 केजी का। और यहां पे जो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है, सिर्फ फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट लिख रहा हूं मैं, फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है वो 0.5 है। जस्ट रिमेंबर दैट फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट कितना है? 0.5 है। तो आपको ये बताना है कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होगा। मैं क्या पूछ रहा हूं कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? दिस वन एक्सेलरेशन यहां पे कितना होगा, या फिर मैं इस पे पूछूं कि यहां का फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। दो क्वेश्चन है। क्लियर? तो सबसे पहले जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो हमें चेक करना होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स में क्या रिलेशन है। क्या अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा है? क्या अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा है? अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन होगा। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक मूव ही नहीं करेगी, है ना। लेकिन अगर हमें ये चेक करना है तो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। क्लियर है? तो पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं यहां पर आपको बता चुका हूं कि ये कौन सा कंडीशन है? पुलिंग का कंडीशन है। इसको समझने के लिए हम लोग यहां पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। क्वेश्चन के हेल्प से ही हम लोग समझेंगे पुलिंग आसान क्यों है ना। तो यहां पर हमने लिया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का ध्यान से देखिए। ये जो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहां पे ऐसे लग रहा है। मैंने पहले भी फोर्स के केस में मैंने आप लोगों को समझाया था, जब भी फोर्स एंगल पे हो तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। जो फोर्स के साथ एंगल होता है उसे हम लोग कोसाइन कंपोनेंट कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 50 cos 37। कितना हो जाएगा? 50 cos 37। cos 37 कितना होता है? 4/5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 4/5। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। जस्ट लुक एट हियर, ये कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। उसी तरीके से ये कंपोनेंट क्या कहलाएगी? ये कंपोनेंट कहलाएगी 50 sin 37। और sin 37 कितना होता है? sin 37 होता है 3/5। तो इसको 5 से यहां पर 10 से कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 30 न्यूटन। क्लियर? मतलब आपने इस 50 न्यूटन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसमें किसमें? एक तो आप 50 cos 37 में कन्वर्ट कर दिया और दूसरा 50 sin 37 में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहां पर ध्यान से देखें, इसी फोर्स को, इस फोर्स को जो आपने कन्वर्ट किया है उस फोर्स को मैं यहां पे बना रहा हूं। तो एक फोर्स तो ये हो गया, ये फोर्स कितनी ऊपर जो जा रही है वो 30 न्यूटन। क्लियर है? अच्छा, ये फोर्स कितनी? ये फोर्स है आपकी 40 न्यूटन। क्लियर है? इसके अलावा हमें मालूम है ये 5 केजी है, तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की ओर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? m इंटू जी। इसका मास कितना है? 5। और हम यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना मान रहे हैं? मान लिया जाए 10। तो ये कितना हो गया? 50 न्यूटन। वेरी गुड। इसके अलावा यहां पर कॉन्टेक्ट सरफेस है तो एक नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा, सभी को मालूम है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, क्या ये ब्लॉक ऊपर नीचे जा रही है? क्या ये ब्लॉक ऊपर नीचे जा रही है? नहीं,
ना तो ये ब्लॉक ऊपर जा रही है और ना ही ये ब्लॉक नीचे जा रही है। इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है। ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है। तो मैं आपसे पूछूं ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है? एक तो नॉर्मल और दूसरा 30। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल प्लस 30 सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू ऑल द फोर्सेस विच आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या बोले? नॉर्मल इज इक्वल टू 50 माइनस 30। तो ये कितना हो जाएगा? नॉर्मल इज इक्वल टू 20 न्यूटन। नॉर्मल कितना? 20 न्यूटन। वेरी गुड। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि बॉडी चल पा रही है या नहीं चल पा रही है। तो हम लोग अब निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो नॉर्मल के हेल्प से हम लोग यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकाले। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। लेकिन यहां पर सिर्फ म्यू दिया हुआ है। म्यू दिया हुआ है, इसका मतलब म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर हैं। जब सिर्फ एक ही फ्रिक्शनल कॉएफिशिएंट दिया हुआ है, इसका मतलब म्यू एस एंड म्यू के दोनों बराबर हैं। तो यहां पर म्यू एस कितना होगा? 0.5। और नॉर्मल हमने कितना निकाला? 20। तो ये कितना हो गया? 10 न्यूटन। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अब हम लोग ध्यान देते हैं यहां पे। अभी तो हमने ये फोर्सेस का यूज कर लिया है, नॉर्मल 30 और ये mg का हमने यूज कर लिया। ये ऊपर वाले फोर्सेस है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? दैट इज 10 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक देख लीजिए, ये 40 न्यूटन का जो फोर्स है वो इधर जा रही है। 40 न्यूटन का फोर्स किधर जा रही है? ये इधर जा रही है। तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? हमें मालूम है हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शनल फोर्स एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रही है तो सरफेस पे लगेगा इसके अपोजिट, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग यहां पर देख चुके हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट इज 10 न्यूटन। क्यों लगेगा? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो 10 न्यूटन और अप्लाइड फोर्स कितना है? 40 न्यूटन। मतलब अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसका यह मतलब है कि जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लग जाएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी क्या करेगी? मूव करने लगेगी। तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने की लगेगी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? इसका मास कितना है? 5 kg। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, क्या डिस्कस कर रहा हूं। तो हमने क्या देखा यहां पे? जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो बॉडी मूव करने लगेगी, और बॉडी अगर मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन यहां पर तो एक ही म्यू दिया हुआ है, ना म्यू एस दिया हुआ है ना ही म्यू के दिया हुआ है। इसका मतलब म्यू एस एंड म्यू के दोनों सेम है। अगर म्यू एस एंड म्यू के सेम होगा मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब है यहां पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है ये किसके बराबर होगा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब यहां पे ये फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर भी है और ये फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के भी बराबर है। क्लियर है? कब? जब ये मूव कर रही है। वेरी गुड। अब हम इसी चीज का यूज करेंगे यहां पर, फिर से यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन अभी किसके लिए? सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए। तो इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन लग रहा है और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। इसका मास कितना है? 5 kg। बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है। ये 40 न्यूटन ज्यादा है इसलिए एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। और जब ये एक्सेलरेशन होता है तो हम क्या यूज करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है? बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 into a because mass is 5 kg. So acceleration is equal to what? 40 minus 10, 30 divided by 5, that is 6 meter per second square. Just remember that.
आपको यहाँ पे दो चीज याद रखना है, जो मैं, क्योंकि जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने वाला हूं उससे हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि पुशिंग आसान है या पुलिंग आसान है। तो दो चीज याद रखना है, एक तो नॉर्मल। ध्यान से देखिए, इस केस में जब हमने इसे पुल किया, जब हमने इसे खींचा, ये किसका कंडीशन है? पुलिंग का कंडीशन है। पुलिंग के लिए ये क्वेश्चन हमने लिया। क्लियर है? तो पुलिंग के कंडीशन में हमने देखा नॉर्मल जो है वो 20 न्यूटन है। नॉर्मल क्या है? 20 न्यूटन है। और एक्सीलरेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट रिमेंबर दैट। तो मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, इन केस ऑफ पुलिंग, इन केस ऑफ पुलिंग, इस क्वेश्चन के लिए, स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए हमने जो देखा नॉर्मल है वो कितना है? 20 न्यूटन। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। एंड एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये पुलिंग का कंडीशन हो गया। अब हम लोग इसी को पुशिंग के कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं। तो पुशिंग के कंडीशन के लिए क्या होगा, सोच के देखिए, पुशिंग के लिए क्या होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 2 समझ लेते हैं, है ना। हम लोग यहां पर एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स निकाल रहे थे, लेकिन हमें पुलिंग और पुशिंग भी साइमल्टेनियसली समझना है ना। तो यहां पर मैं पुशिंग का केस लेता हूं। मान लिया जाए वही ब्लॉक है 5 kg, वही फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है 0.5, वही फोर्स है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन हमने जो लिया था, और उनके बीच का जो एंगल है वो कितना? 37 डिग्री। पहले ही वाले क्वेश्चन, एग्जैक्टली मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं अभी भी, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन। लेकिन पहले वाले केस में हमने क्या किया था? पहले वाले केस में यहां फोर्स दिया था और ये 37 डिग्री था। ऐसे फोर्स देना मतलब पुलिंग, और जब आप ऐसे दे रहे हो, मतलब ऐसे आप जब दे रहे हो, ऐसे धक्का दे रहे हो, तो ये क्या है? पुशिंग का केस है। और जब आप ऐसे खींच कर ले जा रहे हो तो ये पुलिंग का केस है। क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा कंडीशन हो गया? पुशिंग। क्लियर है? अब पुशिंग के केस में हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सीलरेशन निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे एंड फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है कि बॉडी चल रही है या नहीं चल रही है। अगर चल रही है इसका मतलब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा है। अगर बॉडी नहीं चल रही है इसका मतलब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा है। तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहिए, है ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉर्मल तो चाहिए। तो नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो सॉल्यूशन, नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाए? फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान से देखिए ये। अच्छा, जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? ऐसे लग रहा है। इसका एरो का डायरेक्शन ध्यान से देखिए। मैं इस पार्ट को भी थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। कुछ ऐसे लग रहा है, ध्यान से देखें, ऐसे, है ना। ये फोर्स लग रहा है। ये फोर्स कितना? 50 न्यूटन, यहां पे जो मैंने बताया। और ये क्या है? ध्यान से देखेंगे, ये एंगल 37 डिग्री, है ना। जब आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो इस पे भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन क्या होगा? ये, है ना, ये डायरेक्शन। और ये वर्टिकल का डायरेक्शन होगा। जस्ट रिमेंबर दैट। जब आप ऐसे बनाते हो तो ये एरो का डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। लेकिन जब आप ऐसे एरो बनाते हो, ऐसे फोर्स दे रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन ऐसे होगा और वर्टिकल का भी डायरेक्शन ऐसे होगा। क्लियर है? डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के केस में। इसका डायरेक्शन देखिए इधर की ओर, इसका डायरेक्शन इधर की ओर। लेकिन जब हमने ऐसा फोर्स दिया तो इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द एरो है। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, तो ये 50 है, तो ये क्या होगा? ये होगा 50 cos 37। ये तो मालूम है हमें, पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा न्यूमेरिकल किया है। और ये कितना होगा? 50 sin 37। क्लियर है? अच्छा, 50 sin 37, sin 37 कितना होता है? सभी को मालूम है, 3/5। 5 से ये कैंसल, 10 टाइम्स में 10 into 3 कितना हो जाएगा? ये 30 न्यूटन। Am I right? अब यहां पर 50 into cos 37, cos 37 कितना होता है? 4/5।
अगर मैं इसको करूं तो ये 10 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, 10 इंटू 4 दैट इज 40 न्यूटन। इसका मतलब ये जो 50 न्यूटन है इसको हमने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। कौन कौन से? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितनी है 40 न्यूटन एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितनी है 30 न्यूटन। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, इसी फोर्स को हमने डिवाइड किया है तो यहां पर हम लोग बना लेते हैं। ये फोर्स कितना, ये 40 न्यूटन और ये फोर्स कितना, ये फोर्स है 30 न्यूटन। क्लियर है? ये हमने बना लिया। अब इसके अलावा हमें मालूम है ये 5 kg का है तो यहां पे mg लगेगा और mg लगेगा मतलब 5 इंटू 10, इसका मतलब ये 50। क्लियर है? अब हमें मालूम है यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस है तो नॉर्मल भी लगेगा, तो नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा। क्लियर? अब हमें नॉर्मल निकालना है तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या बॉडी ऊपर नीचे जा रही है। नहीं, ऊपर नीचे जब नहीं जाएगी इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है। तो अभी ध्यान से देखिए ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक नॉर्मल लग रहा है और कोई फोर्स लग रहा है क्या ऊपर की ओर? ऊपर की ओर नहीं लग रहा है, सिर्फ नॉर्मल लग रहा है। ये फोर्स अगर मैं देखूं 30 न्यूटन का तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये 15 न्यूटन का ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 प्लस 50 है और अपवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ नॉर्मल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स के बराबर होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन मतलब यहां पे जो नॉर्मल हो गया वो 80 न्यूटन हो गया। नॉर्मल कितना हो गया 80 न्यूटन। वेरी गुड। अब हमने नॉर्मल निकाल लिया था, अब हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, इसका मतलब म्यू एस भी वही है और म्यू के भी वही है। तो अगर म्यू एस दिया हुआ है, म्यू एस कितना है 0.5। नॉर्मल हमने कितना निकाला 80। अगर नॉर्मल हमने 80 निकाला तो 0.5 इंटू 80 कितना हो गया 40। 0.5 इंटू 80 कितना हो गया 40 न्यूटन। क्लियर है? अब यहां पे मैं इसे रब कर देता हूं। अब ध्यान से देखिए मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, पूछने वाला हूं क्वेश्चन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया 40 न्यूटन। अब हमने ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स था वो हमने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि जो बॉडी मूव करेगी वो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से मूव करेगी, वर्टिकल फोर्स की वजह से मूव नहीं करेगी। अब सोच के देखो, जो बॉडी मूव करेगी, ये बॉडी अगर मूव करेगी तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से ये मूव करेगी या वर्टिकल फोर्स की वजह से? हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से। तो जो हम लोग मूवमेंट देखेंगे वो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से। तो ये तो खत्म हो गया, ये हमने यूज कर लिया नॉर्मल कैलकुलेट करने में, कैलकुलेट कर लिया हमने नॉर्मल। वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए इस पे कौन सा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, सिर्फ 40 न्यूटन है ना, 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और ध्यान से देखिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है 40 न्यूटन। मतलब हम लोग यहां पर बोल सकते हैं जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। तो क्या बॉडी चलेगी? बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी? बॉडी नहीं चलेगी। जस्ट रिमेंबर दैट, बॉडी नहीं चलेगी। अगर लिमिट अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा होगा तभी बॉडी चलेगी, लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा हो या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो तो बॉडी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर बॉडी नहीं चलेगी, अगर मूव नहीं करेगी, तो मैं आपसे पूछूं इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन 0 होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इसका एक्सीलरेशन 0 होगा। अब ध्यान से देखें कि किस केस में, यहां पर हमने किसका केस लिया था, ये केस किसका था? पुशिंग का। इससे पहले वाला केस किया लिया था पुलिंग का। सारा चीज सेम है, सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन अलग है। जो मैंने डायग्राम यहां पे लिया था, जो क्वेश्चन लिया था, दोनों क्वेश्चन में सारा चीज सेम है, लेकिन सिर्फ एक में फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है और दूसरे में फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है। तो ऐसे वाले डायरेक्शन में पुलिंग हुआ और ऐसे वाले डायरेक्शन में क्या है? पुशिंग। आप जब भी कोई सामान को खींचते हो तो ऐसे करके खींच रहे हो, है ना, या फिर ऐसे पकड़ के ऐसे खींचोगे तो इसको खींचना कहते हैं। मतलब आप फोर्स ऐसे दे रहे हो, लेकिन आप जब किसी सामान को धक्का दे रहे हो तो ऐसे करके धक्का देते हो, मतलब आपका फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो ये पुशिंग का केस है। तो अब हम लोग देखते हैं कंपेयर करके पुशिंग में क्या था और पुलिंग में क्या था, सारा कंडीशन सेम होने के बावजूद। ध्यान से देखें, अगर मैं पुलिंग की बात करूं तो पुलिंग में नॉर्मल कितना था 20 न्यूटन। पुलिंग में नॉर्मल कितना था 20 न्यूटन।
और पुशिंग में नॉर्मल कितना आ रहा है 80 न्यूटन। किस केस में नॉर्मल ज्यादा है? पुशिंग के केस में नॉर्मल ज्यादा है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल पे। किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल पे। तो अभी ध्यान से देखिए, इसका यह मतलब है कि नॉर्मल ज्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तो उसका अपोजिशन ज्यादा होगा। तो अभी ध्यान से देखिए, नॉर्मल यहां पर पुशिंग के केस में 80 न्यूटन है और पुलिंग के केस में 20 न्यूटन है। तो बताओ किसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा? इसका मतलब है यहां पे, वेरी गुड, यहां पे नॉर्मल हमारा 20 न्यूटन है, तो यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना? 10 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन। लेकिन यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं, 40 न्यूटन। मतलब इस बॉडी को ये कब तक अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स? जब तक अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो जाता तब तक ये अपोज करेगा। लेकिन इस केस में, पुलिंग के केस में, ये कब तक अपोज करेगा? जब तक बॉडी का अप्लाइड फोर्स इस 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो जाता। तो किसको मूव कराना डिफिकल्ट होगा? सोच के देखिए, पुशिंग के केस में मूव कराना डिफिकल्ट है या पुलिंग के केस में? पुशिंग के केस में हमने देखा नॉर्मल ज्यादा है, यहां पे नॉर्मल 80 है और यहां पे नॉर्मल 20 है। तो अगर नॉर्मल ज्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तो हमें मूव करना डिफिकल्ट होगा, हमें मूव करना डिफिकल्ट होगा। अब हम लोग यहां पर देख भी सकते हैं, पुलिंग के केस में हमारा एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब बॉडी मूव कर रही है। लेकिन पुशिंग के केस में बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, सारा कंडीशन सेम है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा इजियर है? पुलिंग इजियर है या पुशिंग इजियर है? पुलिंग इजियर या पुशिंग इजियर? तो यहां पर क्लियर है। यहां पर मैं आप इन दो क्वेश्चन से मैं यही समझाना चाह रहा था, इन दो क्वेश्चन से मैं ये समझाना चाह रहा था कि इन केस ऑफ पुशिंग नॉर्मल इज हायर। पुशिंग के केस में नॉर्मल बड़ा है। अगर नॉर्मल बड़ा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा होगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा होगा तो बॉडी ज्यादा अपोज करेगी, तो उसका मोशन कम हो जाएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इसलिए आप बोलोगे पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे? बिकॉज इन केस ऑफ पुशिंग नॉर्मल इज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ पुलिंग। मतलब पुलिंग के कंपेरेटिवली पुशिंग का जो नॉर्मल है वो ज्यादा है, और पुशिंग के नॉर्मल के ज्यादा होने से उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, इसलिए उसे मूव करना डिफिकल्ट होगा। किसके हेल्प से? पुशिंग के हेल्प से। यहां पे सिंपल ट्रांसपेरेंट जो मैंने बताया, फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल पे डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो उसे मूव कराना डिफिकल्ट होगा। तो हमने देखा पुशिंग के केस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, इसलिए पुशिंग के केस में बॉडी को मूव कराना डिफिकल्ट होगा। तो यहां पे हमारा सॉल्यूशन क्या निकला? क्वेश्चन ये था, व्हाई इज पुलिंग इजियर देन पुशिंग? रीजन ये है कि पुलिंग के केस में नॉर्मल कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो पुलिंग के केस में बॉडी को मूव कराना आसान होगा, इसलिए पुलिंग आसान है एज कंपेयर टू पुशिंग। क्लियर है? तो इससे आप लोग समझ गए। यहां पर मुझे सिर्फ ये समझाना था, और इसको समझाने के लिए हमने ये दो केसेस लिए, मतलब दो न्यूमेरिकल्स लिए। अब ये दो न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब इसी के बेस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं जो आप लोगों को सॉल्व करना है। क्लियर? मैं इसे रब कर देता हूं। क्वेश्चन यहां पे, मैं यहां पे दे रहा हूं 30 न्यूटन। फिर से ये एंगल मैंने 37 दिया, और ये जो है ये 5 kg, और यहां पे जो म्यू है वो सपोज 0. कितना बोला जाए, 0.2 है ना? 0.2 है। ये कौन सा केस है? आप देखकर ही बताओगे ये कौन सा केस है, पुलिंग का या पुशिंग का? पुलिंग का। क्लियर? ये हमारा एक क्वेश्चन है,
है ना। इसमें आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है एंड फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन में मैं क्या दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन में फोर्स यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। क्लियर है। और ये फोर्स भी 30 न्यूटन है और ये एंगल कितना है 37 डिग्री। क्लियर है। ये कितना मास 5 kg और यहां पे म्यू कितना है 0.2। और इस केस में भी आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है एंड फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। क्लियर। तो ये आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 1 में 30 न्यूटन ऐसे लग रहा मतलब ये पुलिंग है, क्वेश्चन 2 में 30 न्यूटन ऐसे लग रहा मतलब ये पुशिंग है। दोनों के केस में आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा मतलब वो आसान है ना, और जिसका एक्सेलरेशन कम होगा मतलब वो डिफिकल्ट है ना। तो हमें हमेशा लगेगा कि पुशिंग इज टफर देन पुलिंग और पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ओके, सो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।